बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न के लिए मुंतखब किया गया है। इनके अलावा नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को बाद अज मर्ग भारत रत्न के लिए मुंतखब किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न के लिए मुंतखब किया गया है, ऐलान किया गया है। इनके अलावा नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी बाद अज मर्ग भारत रत्न के लिए मुंतखब किया गया है। आपको बता दें कि इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर सतीश कुमार, जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं सतीश कुमार साहब। और सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में तीन शख्सियात को एक साथ भारत रत्न के लिए नामजद किया गया है और इसमें शामिल हैं साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? कई एंगल से इसको राजनीतिक रूप से भी सनाजी देखा जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी का एक स्टेटसमैन के रूप में, एक नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और निश्चित रूप से अगर उनको दिया गया है सरकार के द्वारा तो एक सराहनीय काम माना जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के विगत में बड़े नेता को देने के कारण से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, तो उस एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। वाजपेयी की तरह प्रणब मुखर्जी भी एक ऐसे शख्सियत थे, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राष्ट्र को बनाने की, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में भी कई ऐसे बुनियादी परिवर्तन किए गए। उसे लोकतांत्रिक बनाया गया, उसे आम जनता के बीच में लाने की कोशिश की गई। अपने कार्यकाल के अंतिम 2 वर्षों में उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया था, जो 50 साल पहले वो करते थे। वो तमाम तकदीरें, वो तमाम गुण एक व्यक्ति में समाहित है, तो अगर उन्हें दिया गया है तो अन्य व्यक्तियों के साथ तो निश्चित रूप से सरकार की ये अच्छा कदम माना जाएगा। जी, जाहिर सी बात है, लेकिन एक एंगल और है और इसका जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे कि प्रणब मुखर्जी की बेटी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये उनके परिवार के लिए और खासकर उनके लिए काफी खुश आइन बात है कि उनके वालिद मोहतरम को इसके लिए मुंतखब किया गया है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो क्या सरकार की तरफ से अगर राजनीतिक एंगल निकालने की कोशिश करें तो क्या इसका भी फायदा उठाना चाहती है मरकजी सरकार, केंद्र सरकार? अब वही तो, हर चूंकि इतने बड़े नेता और इतने वर्षों तक अपने तकरीबन 50 वर्षों तक एक किसी विशेष पार्टी से जुड़े रहे, और उस पार्टी से हम सभी जानते हैं कि अंतिम कुछ वर्षों में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, कुछ उठापटक भी हुई। प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार, सबसे सबल दावेदार थे, वो चीजें नहीं मिल पाई, तो वो खामियाजा, वो दुख, वो दर्द उनकी बेटी पहले भी इजहार कर चुकी है, उनके दिल में भी दर्द था। लेकिन एक बड़े नेता, एक स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने इन बातों को कभी सामने आने नहीं दिया, अपने व्यवहार में नहीं आने दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी जितने समय तक वो राष्ट्रपति रहे, एक राष्ट्रपति के रूप में जो भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका उन्होंने अदा की। यानी उन्होंने जो किरदार अदा किया सियासत में रहते हुए और इस ओहदे पर फायज रहते हुए, उसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा या मुल्क की तरफ से एक बड़ा तोहफा इनके लिए माना जाए? बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। और हम सभी देखे, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए विचारों से भी उन्होंने अपनी धारा को जोड़ा। कई बार संगठन में भी हो गए, आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर भी गए, जिसकी आलोचना विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत अच्छा नहीं लगा। और तो ये सारे समीकरण दिखाई दे रहे थे कि वो पार्टी अंत में राष्ट्रपति की गति से हटने के बाद एक व्यक्ति के रूप में, एक स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने आइडियोलॉजी से ऊपर हटकर राष्ट्र के हित में बहुत सारे निर्णय और सोच को अपना आधार बनाया। जाहिर सी बात है, इसीलिए उनकी मिसाल पेश की जाती है कि वो अपने आइडियोलॉजी को किनारे रखकर राष्ट्र हित में जो फैसले लिए जाने हैं और राष्ट्र के लिए, मुल्क के लिए जो बेहतर है उसको लेकर उन तमाम चीजों को उन्होंने आगे बढ़ कर निभाया है। और खासकर ये जो एजाज उन्हें दिया जा रहा है मुल्क में, भारत रत्न का एजाज, जाहिर सी बात है काफी नुमाया अहमियत का हामिल है। और आज जो ये एजाज उन्हें इंतखाब किया गया, मुंतखब किया गया है, इससे अवाम और खासकर उनके अहले खाना में काफी खुशी देखी जा रही होगी। बेहद शुक्रिया सतीश साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए।
फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। अयोध्या मामले की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई आईनी बेंच की तश्कील कर दी है। बेंच में 2 नए जज शामिल किए गए हैं। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर को फिर अयोध्या मामले की सुनवाई वाली बेंच में शामिल किया गया है। जश्न जमहूरिया की मुनासिबत से सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने मुल्क और कौम से खिताब किया। दारुल हुकूमत दिल्ली में सदर जमहूरिया ने खिताब करते हुए पार्लिमानी इंतखाबात में हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया और कहा कि हमें उनकी तालीमात को मशाल राह बनाना चाहिए। दिवस के अवसर पर संविधान की रचना के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का योगदान विशेष रूप से स्मरणीय है। हमारा देश इस समय एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है। स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्शों पर चलते हुए हमने आज़ादी हासिल की। जनता को सर्वोपरि मानने वाले मूल्यों ने हमारे गणतंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। वही आदर्श और मूल्य लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी अटूट आस्था में रचे बसे हैं। उधर यौम जमहूरिया के पेश नजर राजधानी दिल्ली में हिफाजत के चाकू चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आज रात 10 बजे से ही दिल्ली की तमाम सरहदें सील कर दी जाएंगी। सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से किसी भी कमर्शियल गाड़ी को 26 जनवरी की दोपहर तक दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव से दिल्ली आने वाली टैक्सियों और निजी गाड़ियों को भी सरहद के आसपास रोककर चेकिंग की जा रही है। 70वीं यौम जमहूरिया की तकरीब को लेकर पूरे मुल्क में तैयारियां जारी हैं। दिल्ली में भी यौम जमहूरिया तकरीब की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। राजपथ पर तकरीब को लेकर खुसूसी तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रपति भवन को भी खास अंदाज में सजाया गया है। सत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होने में महज कुछ घंटे रह गए हैं। अब अगर बात की जाए इनकी तैयारियों की, यह है दिल्ली का राजपथ, जहां पे कल जो ये उत्सव है वो मनाया जाएगा, समारोह मनाया जाएगा। आप यह देख सकते हैं, ये दिल्ली का जो ये राजपथ है और सामने ठीक रायसीना हिल्स है जो बिल्कुल कई रंग बिरंगी कलरों में ये जगमगा रहा है। यहाँ से ठीक जो है झांकियाँ निकलेगी और ये राजपथ होता हुआ बिल्कुल सामने जो राजपथ से इंडिया गेट है उधर को जाएगी। आप देख सकते हैं, अगर तैयारियों की बात की जाए, तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से भी जो सुरक्षा है काफी चाक चौबंद है। कई लेयर्स इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। माना जा रहा है करीब 2 लाख ऐसे जो होंगे वो अतिथि होंगे और मेहमान होंगे, दर्शक होंगे जो कल के जो गणतंत्र दिवस समारोह का जो वो शिरकत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो देश है वो विकास कर रहा है। सांस्कृतिक जो हमारी झलक है वो देख पाएंगे और साथ ही साथ जो हमारी सामरिक शक्ति है किस तरह से उभर रहा है वो देख पाएंगे। हमारी परंपरा रही कि गणतंत्र दिवस में हर एक साल हम विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते हैं और इस बार की अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो हैं वो आए हुए हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और अगर झांकियों की बात की जाए तो इस बार कई ऐसी जो झांकियां होंगी, कई ऐसे आकर्षक और मनमोहक होंगे। अगर राज्यों की भी झांकियां होंगी और साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों के जो विभाग हैं उसके भी झांकियां देखने को मिलेगी। अगर देख सकते हैं, जो सामने जो है वो इंडिया गेट है जहाँ पे ये गुजरता हुआ जाएगा और दोनों किनारे में जो इसमें लगाए गए हैं और उसमें दोनों किनारे पे मेहमान और दर्शक होंगे, वो बैठकर देखेंगे कि किस तरह से जो देश की संस्कृति है, जो देश का विकास हो रहा है और खासकर सामरिक शक्ति की अगर बात की जाए तो किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो एक उसका झलक देखने को मिल सकता है। और इस बार का जो गणतंत्र दिवस होगा खास यह होगा कि जो इस बार जो राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है 26 बच्चों को, वो भी खुली जीप में इस राजपथ में कल जाएंगे और गुजरेंगे। उनकी जो जीप खुली जीप होगी वो गुजर पाएंगे और साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति जाएंगे और वहां पे जो पुष्प चक्र है वो वहां पे चढ़ाएंगे। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद ये समारोह विधिवत शुरू होगा और साथ ही साथ जब 52 सेकेंड में जो राष्ट्रगान है वो गाया जाएगा, इसके बाद इसे समापन किया जाएगा। इस तरह से तमाम ऐसी तैयारियां जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है और कल जब कुछ घंटे के बाद गणतंत्र दिवस शुरू होगा तब से पूरा देश ये उत्सव मनाएगा और साथ ही साथ ये देख पाएगा कि किस तरह से हम जो है विकास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर यौम जमहूरिया के मौके पर सरहद पर तैनात जवानों में भी गजब का उमंग देखा जा रहा है। तिब्बत से लगी सरहद
पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के जवानों ने खास बर्फीली वादियों में एक खास अंदाज में तिरंगे के साथ खुशियां मनाई। माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! उधर यौम जमहूरिया की तकरीब से चंद घंटे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस चौकी बस स्टैंड पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका। इस हमले में एक पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हो गए हैं। पुलिस एहलकार की पहचान कांस्टेबल सज्जाद अहमद के तौर पर की गई है। जख्मी शहरी का नाम आबिद हुसैन बताया गया है। हमले के फौरी बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके घर घर तलाशी ली। महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में भगोड़े नीरव मोदी के बंगले को मुनहदम किए जाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि नीरव मोदी का बंगला माहौलियात के उसूल जवाबित को ताक पर रखकर तामीर कराया गया था। माजर है कि जिला रायगढ़ के अलीबाग बीच के करीब 20,000 फीट में तामीरशुदा बंगला गैर कानूनी है। नीरव मोदी मुकदमे की जांच ईडी कर रहा है, इसलिए बंगले को मुनहदम करने से कबल जिला इंतजामिया को ईडी से भी इजाजत लेनी पड़ी है। नीरव मोदी इनका जो बंगला है जो किहिम में समुद्र के किनारे है, ये अनऑथराइज्ड है, ऐसा जिलाधिकारी ने आदेश किए थे। उस आदेश के मुताबिक इसको ईडी के अटैचमेंट इसके ऊपर थी, तो ईडी को रिक्वेस्ट किया गया था कि ये बंगलो डिमोलिशन के लिए पोजीशन में दिया जाए। तो ईडी ने 2-3 दिन पहले ये बंगलो के जो अंदर जो चीज़ें थी वो निकाल के ये बंगलो कलेक्टर के पोजीशन में दिया है। अभी इसकी तोड़ने की कार्रवाई आज शुरू की गई है, मगर ये 30,000 स्क्वायर फीट 30,000 स्क्वायर फुट का ऑलमोस्ट ये बंगलो है और पक्का आरसीसी का ये कंस्ट्रक्शन है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए काफ़ी मशीनरी यहाँ पे हम इंतज़ाम कर रहे हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता हिंदी की मशहूर मुसन्निफा कृष्णा सोबती का आज तवील अदालत के बाद 94 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। वाज़ेह है कि कृष्णा सोबती ने शायरी के साथ साथ हिंदी जबान में मेयारी फिक्शन लिखा। इनके मुतादिद नॉवेल और कहानियां संग मील की हैसियत रखती हैं। इनके नॉवेलों में जिंदगी नामा, मित्रोजानी, दिलो दानिश, बादल, ए लड़की, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक वगैरह के अलावा कई नॉवेल मौजूद हैं। कृष्णा सोबती 18 फरवरी 1925 में पैदा हुई थी और आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। इनकी आखिरी रसूमात निगमबोध घाट में अदा की गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए अच्छी खबर है। सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन से इको गार्डन इको मेट्रो लाइन का इफ्तिताह वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हाथों अमल में आया। करीब 30 किलोमीटर मेट्रो रूट के जरिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ा गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दरमियान 21 मेट्रो स्टेशन। खुद इस जो मेट्रो ट्रेन है इसके अंदर बैठ के सफर करेंगे यहाँ से सेक्टर 137 से। बढ़िया फोटो आ रही है ना, 2 लोग भी आ रहे हैं, बाहर के भी और यहाँ का भी। देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में 30 किलोमीटर की मेट्रो प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने की जो बात कही थी और उन्हीं के द्वारा इन कार्यक्रमों इस प्रोजेक्ट का अनुमोदन भी जून 2017 में दिया गया था। रिकॉर्ड समय में ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। हम लोगों का प्रयास है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शेष अन्य लोगों को भी मेट्रो की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद की खबरें गश्त कर रही हैं। खबर है कि कांग्रेस लोकसभा की 4 और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर इंतखाबात लड़ सकती है। इस सिलसिले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के दरमियान बातचीत हुई है। गौरतलब है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के ठीक 1 साल बाद दिल्ली में असेंबली के इंतखाबात होने हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बैनुल-अक़वामी सतह पर नशे का कारोबार करने वाले स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। स्पेशल सेल की टीम ने इस मामले में अक्षित कुलिया उर्फ अक्षित को गिरफ्तार कर लिया है। अक्षित कुलिया 1 लाख रुपए का इनामी स्मगलर है। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम अक्षित से स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। मध्य कश्मीर और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में मुसलसल बारिश और बर्फबारी के नतीजे में 5वें रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद रही, जिसकी वजह से कई दिनों से सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा पड़ी हुई हैं। जबकि जवाहर टनल के आर पार लगातार बर्फबारी की वजह से दर्जे हरारत में भी नुमाया कमी वाक़ हुई है और ऐसे में सख्त तरीन सर्दी के साथ साथ दरमांदा मुसाफिरों को दिगर मुश्किलात भी दरपेश हैं। ताहम मुसाफिरों का कहना है कि आज इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटरों से इन्हें ताउन फराहम हुआ है। इधर काजीगुंड से जवाहर टनल तक बर्फ हटाने का काम आज दिन भर जारी रहा। ताहम लगातार बर्फबारी की वजह से इस काम में काफी रुकावटें हायल हुई। हुकाम का कहना है कि रामबंद समेत मुख्तलिफ मकामात पर तोदे और चट्टाने खिसकने की वजह से शाहरा की बहाली के काम में ताखीर हो रही है। वादे कश्मीर में लगातार मौसमी खराबी का बराह रास्त असर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पड़ा है और आज 5वें रोज़ पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल मुअत्तल रही कि मुसाफिर दरमांदा पड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ सयाह भी है और मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा हुई है। इंदौर से हूँ मैं, मध्य प्रदेश से। यहाँ पे 5-7 दिन से खूब बर्फ़ गिर रही है और रास्ता बंद है। यहाँ पे हमारा पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी मदद कर रही है, हमको रहने करने की व्यवस्था सब ठंड के मारे वो है, रहने की व्यवस्था अच्छी दे रखी है हम लोगों को, वो बहुत ही मदद कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी हम ये चाहते हैं कि रास्ता खुल जाए, बस हमारा परिवार पूरा व्यवस्थित है। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों के मतलब पूरे परिवार को एक जगह व्यवस्थित ठहरा रखा है। तो आप भी टूरिस्ट हैं, आप नाम बताइए, कहाँ आए थे आप, क्या कश्मीर में किस तरह से आपने दिन गुजारे और अभी क्या सूरत हाल है? मेरा नाम कमल सिंह परिहार है, मैं इंदौर से घूमने आया था यहाँ टूरिस्ट। अभी यहाँ पर हालात इतने हैं कि बर्फ़ रोज़ गिर रही है, 5-7 दिन से रास्ता जाम है, परेशान हो रहे हैं। प्रशासन मदद में लगा है, प्रशासन कोई जिसको ठहराना उसको ठहरवा देते हैं, पूछते हैं आके कि भैया साहब ठीक हो, यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है। बाकी सब ठीक है, रास्ता खुल जाए तो हम हमारा अपने अपने प्रदेश चले जाएँ। ये कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ हैं, आप नाम बताइए, कहाँ से आए थे आप, कहाँ जाना था और क्या क्या दिक्कतें हैं? मेरा नाम है जी गुरदयाल सिंह, नालागढ़ हिमाचल से आए थे, श्रीनगर गए थे, अब वापस आए हैं। अब 5 दिन से फंसे हैं जी। यहाँ पुलिस का संघोर भी अच्छा है, खाने पीने का भी अच्छा मिल रहा है, राशन मिल रहा है कंट्रोल रेट से, तो हमें कोई तंगी नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रास्ता खुल जाए तो अच्छी बात है जी। तो आप बताइए कि अभी जो मौसम है ऐसे में ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है, तो किस तरह की परेशानी आपको? सर्दी की परेशानी है जी हमको बहुत। हम तो यही चाहते हैं प्रशासन का जल्द से जल्द रास्ता खोला जाए। तो आपकी क्या डिमांड रहेगी, क्योंकि मौसम जो है बर्फ़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिशें भी हो रही है, जवाहर टनल बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या मुश्किलात है आपको और क्या चाहते हैं आप? ये रास्ता जल्द से जल्द खुल जाए। बाकी तो पुलिस का पूरा सहयोग है हमारे को। मैं दिल्ली तिलक नगर से हूँ, ट्रक लेके आए हुए हैं। बाकी हमारे को कोई ऐसी ज़रा वो नहीं है, हमारे को 6 दिन हो गए इधर फंसे हुए। तो आप देख सकते हैं कि जो गुज़श्ता कुछ दिनों से जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद पड़ा हुआ है, उसकी वजह से जो है दरमांदा मुसाफिर हैं, इनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है। और ऐसे में अब ये लोग यही चाहते हैं कि ज़रा सा मौसम जो है वो मेहरबान हो जाए और जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त रुकी पड़ी है वो बहाल हो जाए और जो ये दरमांदा लोग हैं ये अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो सके। नेशनल हाईवे 44A से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। जहां मुल्क भर में नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है, वहीं करगिल में अनोखे तरीके से नवा नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। करगिल में इस वक्त दर्जे हरारत -19 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी ने वोटर्स डे को बर्फ के ऊपर मनाया। इस मौके पर हर चीज बर्फ से बनाई गई। हजारों लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर 4000 नए वोटर्स को वोटर कार्ड दिए गए। इसके बाद एक खास प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसे आइस वॉल ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया गया। इस मौके पर ईवीएम के अलावा सभी चीजें बर्फ से बनी हुई थी। हालिया बर्फानी तूफान में हलाक हुए 10 लोगों के लिए 2 मिनट की खामोशी भी रखी गई। उस सब को छोड़ के हमने जो अपना वोटिंग राइट है उसको इस्तेमाल करना है। डेमोक्रेसी hereby pledge to uphold
25 जनवरी जो है इसको नेशनल वोटर्स डे के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे डीसी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे विकास कुंडल जी हैं, उनके साथ जितने भी जो जुड़े हुए हैं हमारे इलेक्शन रिलेटेड, उन्होंने इस वोटर्स डे को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए मैं समझता हूं कि फर्स्ट टाइम इतना लार्ज पार्टिसिपेशन और एक बहुत ही कंक्रीट तरीके से एक प्रोग्राम यहाँ पे किया है। और एक यूनिक जो हमने आज यहाँ पे देखा आपका, जो यहाँ पे आइस वॉल ऑफ डेमोक्रेसी जो यहाँ पे बनाया, एक यूनिक चीज़ है आपका। हमारा ये बॉल ऑफ डेमोक्रेसी जो है हमने एक सिंबॉलिक बनाया है कि हम कारगिल में, जैसे सीसी साहब ने बताया, कारगिल में ठंड होने के बावजूद भी जनवरी के महीने में यहाँ आमतौर पे टेम्परेचर -15 से लेकर -25 तक रेंज कर रहा है, तब भी इतने बच्चे और वोटर जो एलिजिबल है इस पार्टिसिपेशन में आए हैं। हमने इसको सिंबॉलिक तरीके से बनाया है कि सब लोग इस पे आके साइन करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं, एलिजिबल हैं, उनको एनरोल किया जाए और इलेक्टोरल प्रोसेस में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहे। यहाँ पे आइस वॉल ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे हमने बनाए हैं कि इसका मकसद, मेन मुद्दा यही है कि मेन एम यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस करें कि हमारा इतनी ठंड क्लाइमेट के बावजूद भी हम वोट देंगे। उर्दू शायरी के नए लिखने वालों में मोनिका सिंह का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मोनिका सिंह ने अपनी शायरी के मुनफरिद लहजे से मुल्क बैरून मुल्क में अपने सामीन को अपना गिरविदा बना लिया है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि मोनिका सिंह ने डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद उर्दू सीखी और उर्दू शायरी का सफर शुरू किया। देखिए इस हवाले से खास रिपोर्ट। मोनिका सिंह का शुमार उर्दू शायरी के नए लिखने वालों में अहमियत का हामिल है। मोनिका सिंह का आबाई वतन उत्तर प्रदेश का तारीखी शहर अलीगढ़ है, लेकिन उनकी विलादत 11 सितंबर 1974 को रियासत महाराष्ट्र के जिला बीड़ के मजगांव में हुई। मोनिका सिंह ने बीड़ के मजगांव से 12वीं तक की तालीम हासिल की। इसके बाद आला तालीम महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से हासिल की। दौरान तालिबे इल्मी से ही मोनिका सिंह को शायरी से इश्क हुआ और इन्होंने उर्दू के शुरा के कलाम का मुताला शुरू किया। इसी दौरान इन्हें शहरयार के कलाम को पढ़ने की ख्वाहिश हुई, लेकिन उनका दीवान देवनागरी में नहीं होने से इनको उर्दू रस्मुल खत में दस्तयाब कराया गया। यहीं से मोनिका सिंह ने उर्दू जबान को सीखने का अहद किया। मुझे उर्दू से पहले से ही बहुत मोहब्बत है। मैं जब शायरी कहा करती थी तब मुझे ये लगता था कि नहीं, इसकी रस्मुल खत से मुझे वाकिफ़ होना चाहिए। और एक किस्सा है उसका कि जब मुझे शहरयार साहब की कुलियत लेनी थी, तो वो मुझे जब बुक स्टॉल वाले ने बताया कि इसकी कुलियत तो कराची में है और उर्दू में आपको मिलेगी, यहाँ से ये शाये नहीं हुई है अलीगढ़ से। मैं जबकि मेरे आबाई वतन मेरा अलीगढ़ है, तो उन्होंने मुझे वहाँ से उर्दू में भेजी और मुझे लगा कि अब तो मुझे इसे पढ़ना है, अब ये पढ़ने के लिए मुझे ज़ुबान सीखनी होगी। फिर मैंने बाकायदा इसमें बीए किया उर्दू में, और तब मैं एसडीएम पोस्टेड थी कोल्हापुर, और उसके बाद मैंने एमए किया है इसमें। तो ये तो जब तक ज़ुबान हम सीखेंगे नहीं तब तक उसका रस नहीं ले पाएंगे, उसका लुत्फ नहीं ले पाएंगे, उसमें क्या है समझ नहीं पाएंगे। मौजूदा में मोनिका सिंह पुणे में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज हैं। यहाँ इन्होंने अपनी शेरी सफर को जारी रखने के लिए बाकायदा उर्दू की तालीम हासिल की। मुलाजिमत रहते हुए पहले इन्होंने उर्दू से ग्रेजुएशन किया, इसके बाद उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की। मोनिका सिंह कहती हैं कि उर्दू जबान के सीखने के बाद उनकी शायरी में न सिर्फ निखार आया है, बल्कि वो एक जबान की दौलत से भी माला माल हुई हैं। उर्दू और हिंदी शायरी में मोनिका सिंह का शेरी मजमुआ भी मंजरे आम पर आ चुका है। मुझे लगता है कि शायरी ये हमारे अंदर जो शायर है वो हर कोई तो शायर नहीं हो सकता, तो ये कहीं तो ये किस्मत की बात है कि वो मेरे अंदर वो जज्बा पहले से ही था। पर तब मैं नज़में कहा करती थी, और फिर जब लगा कि नहीं, गज़ल का फ़न जो है वो आज़माना चाहिए और उसके लिए उसका एक ग्रामर है वो सीखना चाहिए। और फिर मैंने पिछले 7-8 साल हो गए फिर गज़ल कहनी शुरू कर दी। उर्दू मोनिका सिंह के दिल की जुबान है। इसी का नतीजा था कि इन्होंने दक्कनी अदब फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम पहली बार पुणे में कामयाब 2 रोज़ा दक्कन लिटरेरी फेस्टिवल का इनेकाद किया। मोनिका सिंह की आरजुओं को शादाब करने में न्यूज़ 18 उर्दू ने भी अहम किरदार अदा किया और दक्कन लिटरेरी फेस्टिवल में बतौर मीडिया पार्टनर अपनी खिदमात अंजाम दी थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुणे से मेहताब आलम की रिपोर्ट। इस
ISIS से मुबैना रवाबित के इल्जामात में जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़े औरंगाबाद के चारों मुलजमीन आपस में रिश्तेदार हैं। इनमें 2 हकीकी भाई भी शामिल हैं। मुश्तबा मुलजमीन का खानदान ये समझने से कासिर है कि कम उम्र और कम तालीम याफ्ता नौजवान IS के राब्ते में कैसे आ सकते हैं। मुलजमीन के रिश्तेदार मुलजमीन की बेगुनाही की दुहाई दे रहे हैं। औरंगाबाद से जिन नौजवानों को ISIS से मुबैना रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, उनकी औसतन उम्रें 17 से 28 साल के दरमियान हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। हकीकत क्या है, इसका फैसला अदालत में होगा। लेकिन आज एक माँ, बहन और बीवी नाकर्दा गुनाहों की सजा झेलने पर मजबूर हैं। हमारे भाई बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है। उनका कुछ भी कसूर नहीं है। उनको जबरदस्ती यहाँ पर उठा के लेकर गए। बहुत सारे लोग आके उसको जबरदस्ती उठा के लेकर गए। नहीं, वजह कुछ नहीं। हमारे भाई की तो बिल्कुल वजह नहीं है, कुछ भी वजह नहीं। हमको तो किसी का भी नहीं मालूम, भवनई का भी नहीं है। इतना हमारे भाई के बारे में हम बता सकते कि हमारा भाई बिल्कुल बेकसूर है। मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम के बहनोई मोहम्मद मोहसिन खान भी महरूसीन में शामिल हैं। मोहसिन फेरी लगाकर जूते चप्पलों का कारोबार करता है। वो शादी के बाद पिछले 1.5 साल से औरंगाबाद में मुकीम है। मोहसिन को एक 6 महीने का बच्चा है। मोहसिन की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर को गलत इल्जाम में फंसाया गया है, ताहम उन्हें यकीन है कि अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा। बहुत अच्छे थे मेरे शौहर, बहुत नेक इंसान थे, मिलनसार थे, खुश अखलाक थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनमें मैंने आज तक कभी कोई सी ख़राब आदत नहीं देखी। क्या कारोबार? हमारे शौहर का जूतों का बिजनेस था। हम लोग रोज़ जाते थे, रोज़ खाते थे, रोज़ का रोज़ धंधा करते थे और खा लेते थे। हमारा पेट भर जाता। हमारी छोटी गरीबी की लेकिन हंसी खुशी की ज़िंदगी थी हमारी। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे हम लोग और मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे हिंदुस्तान के कानून पर भी यकीन है कि वो मेरा साथ देंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। ATS की कार्रवाई के बाद औरंगाबाद की कदीम बस्तियों में एक तरह का खौफ व हिरास का माहौल है। लोग इस मामले पर लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह रात 3 बजे घर पर धावा बोला गया, दबे अल्फाज में इसे हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। औरंगाबाद की इकबाल एकेडमी पिछले 3 दहाइयों से शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के पैगाम को आम करने के लिए कोशिश है। इस साल एकेडमी ने मजलिस उलमा फाउंडेशन के इश्तराक से शहर के मुखलिस और बेलौस खिदमतगारों को एजाज से नवाज कर इन्हें तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में 2 इदारों को भी अवार्ड दिए गए। औरंगाबाद के एक महदूद हॉल में हुआ ये इजलास इन मानों में अहम कहा जा सकता है कि इस इजलास में शहर की मोतबर और मुखलिस शख्सियतों की खिदमात का न सिर्फ एतराफ़ किया गया, बल्कि इन्हें शायान शान एजाज से भी नवाजा गया। इकबाल एकेडमी की जानिब से मुनक़िदा इस इजलास में शहर की 9 मोतबर शख्सियतों और 2 इदारों को अवार्ड से नवाजा गया। इकबाल एकेडमी औरंगाबाद की जानिब से एतराफ़ खिदमत का जलसा मुनक़िद किया गया था। उसका बुनियादी मकसद ये था कि हम अपने शहर के उन लोगों को मुतारिफ़ कराएं जो शहर में रहते हुए भी हमारे लिए अजनबी हैं। हम लोगों ने 9 अफराद और 2 इदारों का इंतखाब किया था और ये अफराद और इदारे मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। शोबे वकालत, शोबे उलमा, शोबे तिब और सर्जरी और शोबे वकालत और इस तरह शेर व शायरी और अदब के मैदान में और इल्म तहक़ीक़ के मैदान में जो लोग काम कर रहे हैं, उन अफराद का हमने इंतखाब किया था। इस प्रोग्राम में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाले अफराद को अवार्ड से सरफराज किया गया। इनाम पाने वालों में अखबारात के मुदीरान, डॉक्टर, शायर और रिसर्च स्कॉलर्स शामिल हैं। असल इकबाल का पूरा पैगाम नौजवानों को मुखातब करता है और अल्लामा इकबाल की सारी उम्मीदें नौजवानों से वाबस्ता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। यही नौजवान और यही बच्चे हमारी मुस्तकबिल के मेमार हैं। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि उन लोगों को भी दें जो अपनी ढलती उम्र में हैं और उन शख्स को भी, हालांकि हमने सिर्फ एक का इंतखाब किया, आइंदा हम नौजवानों में से 1 से ज़ायद का इंतखाब करेंगे। इकबाल एकेडमी के तहत इस तरह के जो जलसे हम 15 दिन में एक बार लेते हैं, वो कामयाबी के साथ हों, लोग उसमें शरीक हों और कलाम इकबाल को समझने की कोशिश करें। दरअसल कलाम इकबाल कुरान और हदीस पर मुश्तमिल जो बातें हैं, अहकाम हैं,
उन्हीं को इकबाल ने पेश करने की कोशिश की है। अल्लामा इकबाल के नाम पर यूं तो कई इदारे और तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन औरंगाबाद की इकबाल एकेडमी इन मानों में मुनफरिद कही जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुल्क में सियासी फायदे के लिए इंसानों के हुकूक को धक्का पहुंचाया जा रहा है, हुकूक छीने जा रहे हैं और इंसाफ के लिए आवाज उठाने वालों को परेशान किया जा रहा है। बेंगलुरु में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। बेंगलुरु के टाउन हॉल में ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ। जैन मजहब के रहनुमा आचार्य लोकेश मुनि ने इजलास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कहा गया कि कभी लव जिहाद, कभी गौकशी, तो कभी एक मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने की बुनियाद पर लोगों को परेशान किया जाता है। सियासी पार्टियां अपने फायदे के लिए इंसानी हुकूक को पामाल कर रही हैं। इजलास में यूपी के डॉक्टर कफील और नागपुर की रेणुका जोशी ने अपनी दर्द भरी दास्तानें सुनाई। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए इन्हें हरासा किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है 30 अप्रैल 2018 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने वेंडर को 70 लाख रुपए नहीं दिए, इस वजह से लिक्विड ऑक्सीजन बंद हुई और बहुत बच्चे मरे। ये सारे पेपर मैं योगी जी को दिखा चुका हूँ और उनको 22 से 23 लेटर भी लिख चुका हूँ कि ये सबूत है और मेरे खिलाफ आप मेरा सस्पेंशन रिवोक करो, पर वो मान नहीं रहे। तो मैंने 18 दिसंबर 2018 को लास्ट लेटर लिखा है कि भाई रखना और रखो, नहीं तो नौकरी से निकाल दो। मैं डॉक्टर हूँ, कहीं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं MBA HR हूँ और काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे 420 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट एक्चुअली वो चाहते हैं कि मैं इतना डिस्टर्ब हो जाऊँ, मेरी फैमिली इतना सफ़र करे कि मैं मेरे हस्बैंड को लव जिहाद में डाल के उसमें से निकाल दूँ। आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, भाईचारगी, प्यार और मोहब्बत का गहवारा है, लेकिन चंद सियासी पार्टियां इंतखाबात के लिए इस मुल्क में नफरत, फिरका परस्ती की सियासत करती हैं। ऐसी पार्टियों से अवाम चौकन्ना ना रहें। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय में सांप्रदायिक कट्टरता, जातिवादी जुनून को उभार करके अपने लाभ के लिए समाज को बांटती है, उसके प्रति हमें सतर्क रहना है। ऐसी ताकतों को हमें कामयाब नहीं होने देना है। आज हमारे देश के अंदर जाएंगे, हमारे हर साल लगभग 50,000 बेटियों के साथ में रेप होता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है और इस वजह से दरिंदे जो आरोपी है, इनकी ताकत, उनका हौसला बढ़ता है, ये ग्राफ जो है बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ें रोकनी चाहिए। हमारे जैसे लोग इसमें अगर आगे आते हैं, आंदोलन करते हैं, कोर्ट बनती है, ज़्यादा जज ज़्यादा आती है, जल्द से जल्द रिजल्ट आता है, तो इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा, हमारा ऐसा मानना है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नुमाइंदों ने कहा कि अवाम अपने हुकूक और जिम्मेदारियों के मुतालिक बखूबी वाकिफ रहें। इजलास में बेंगलुरु के गुलकारों ने हुब्बुल वतनी के गीत पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया। अदाकार कादर खान को बाद अज मर्ग पद्मश्री का एजाज दिया जा रहा है। मनोज वाजपेयी पद्मश्री के लिए मुंतखब किए गए हैं, वहीं कुलदीप नैयर को भी बाद अज मर्ग पद्म भूषण एजाज के लिए मुंतखब किया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि पद्म अवार्ड्स का ऐलान हुआ है, जिसमें कई नाम शामिल किए गए हैं। अदाकार कादर खान को बाद अज मर्ग पद्मश्री एजाज से नवाजा जा रहा है और साथ ही साथ कुलदीप नैयर को भी बाद अज मर्ग पद्म भूषण का एजाज दिया जा रहा है। मनोज वाजपेयी पद्मश्री के लिए मुंतखब हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पद्म अवार्ड्स के ताल्लुक से पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। अदाकार कादर खान को बाद अज मर्ग पद्मश्री का एजाज दिया जा रहा है, तो वहीं कुलदीप नैयर को भी बाद अज मर्ग पद्म भूषण का एजाज मिल रहा है। मनोज वाजपेयी पद्मश्री के लिए मुंतखब किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कई नाम शामिल हुए हैं। अदाकार
कादिर खान को बाद अज मर्ग पद्मश्री एजाज के लिए मुंतखब किया गया है, तो वहीं कुलदीप नैयर को भी बाद अज मर्ग पद्म भूषण एजाज के लिए मुंतखब किया गया है। वहीं इलियास अली को मेडिसिन और सर्जरी में खिदमात के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कई नाम पद्म अवार्ड्स में शामिल किए गए हैं। मनोज वाजपेयी का नाम भी पद्म अवार्ड में शामिल है। मनोज वाजपेयी को पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। पद्मश्री के लिए मनोज वाजपेयी मुंतखब किए गए हैं। वहीं इलियास अली को मेडिसिन और सर्जरी में खिदमात के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं बाद अज मर्ग अवार्ड्स के लिए भी कई शख्सियात को मुंतखब किया गया है। अदाकार कादिर खान को बाद अज मर्ग पद्मश्री का एजाज मिला है, तो वहीं कुलदीप नैयर को भी बाद अज मर्ग पद्म भूषण का एजाज मिल रहा है। मनोज वाजपेयी पद्मश्री के लिए मुंतखब किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पद्म अवार्ड्स का ऐलान हो गया है, जिसमें कई नाम शामिल हैं। कई शख्सियात का नाम बाद अज मर्ग के तौर पर भी सामने आया है, जिसमें अदाकार कादिर खान को बाद अज मर्ग पद्मश्री एजाज दिया जा रहा है, तो वहीं कुलदीप नैयर को भी बाद अज मर्ग पद्म भूषण एजाज से नवाजा जा रहा है। वहीं इलियास अली को मेडिसिन और सर्जरी में खिदमात अंजाम देने के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा, तो मनोज वाजपेयी को भी पद्मश्री के लिए मुंतखब किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कई नाम शामिल हैं और कई शख्सियात ऐसी जिन्हें बाद अज मर्ग भी अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया है, जिसमें अदाकार कादिर खान को बाद अज मर्ग पद्मश्री अवार्ड के तौर पर मुंतखब किया गया है। वहीं कुलदीप नैयर को भी सहाफती कारकर्दगी को देखते हुए बाद अज मर्ग पद्म भूषण का एजाज उन्हें मिल रहा है। इलियास अली को मेडिसिन और सर्जरी में खिदमात के लिए पद्मश्री के लिए मुंतखब किया गया, तो वहीं मनोज वाजपेयी पद्मश्री के लिए भी मुंतखब हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के फैयाज अहमद जान को आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए पद्मश्री के लिए मुंतखब किया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खबर है कि वहां से जम्मू कश्मीर रियासत से फैयाज अहमद जान को आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए पद्मश्री अवार्ड देने का फैसला किया गया है और इसका ऐलान भी कर दिया गया। तो कई नाम हैं टीवी स्क्रीन पर पद्म अवार्ड्स को लेकर जो आज ऐलान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से भी एक अहम नाम है, फैयाज अहमद जान को आर्ट और क्राफ्ट के लिए पद्मश्री अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया है। वहीं इलियास अली को मेडिसिन और सर्जरी में खिदमात के लिए पद्मश्री अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया है, तो वहीं मनोज वाजपेयी को पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। पद्म अवार्ड्स का ऐलान हो चुका है, जिसमें अदाकार कादिर खान को बाद अज मर्ग पद्मश्री एजाज के लिए मुंतखब किया गया है, तो वहीं कुलदीप नैयर को भी बाद अज मर्ग पद्म भूषण का एजाज दिया गया है। तो कई नाम अवार्ड्स में शामिल हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के फैयाज अहमद जान को आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। आयुष्मान भारत योजना की जगह छत्तीसगढ़ सरकार नई हेल्थ स्कीम जल्द शुरू कर सकती है। वजीर सेहत टीएस सिंहदेव का कहना है कि इंश्योरेंस स्कीम से महदूद आबादी को फायदा होता है, लेकिन रियासती सरकार की कोशिश ऐसी स्कीम लाने की है जिससे सबको मुफ्त में फायदा हासिल हो। आयुष्मान भारत के आगे हम लोग जाने की सोच रहे हैं। जो इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स हैं, ये एक सीमित आबादी को प्रभावित करते हैं। जैसे तो ये आयुष्मान बीमा योजना 5 से 8% आबादी के लिए 5 लाख तक की सीमा के लिए है। हम लोगों की जो परिकल्पना है वो 100% आबादी के लिए बिना सीमा के उपचार उपलब्ध कराना। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राहुल गांधी के दौरे के दौरान जोगी फिर से कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। अब्दुल हमीद हयात, सियाराम कौशिक समेत कई लीडर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस ताल्लुक से कोई तस्दीक नहीं की है, लेकिन कई लीडरों के राब्ते में होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की प्रदेश में मिली जबरदस्त जीत के बाद बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस प्रवेश करना चाहते हैं, कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवेश की इच्छा रखने वाले लोगों के प्रकरणों में गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा और उसके बाद उनको प्रवेश देने के मामले में निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रभारी एआईसीसी के पीएल पूनिया जी ने पूरे चुनाव में छत्तीसगढ़ में रहकर यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा है, समझा है। वे बखूबी छत्तीसगढ़ के हालात से वाकिफ़ हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके पीएल पूनिया जी कांग्रेस प्रवेश के प्रकरणों में, मामलों में जो आवेदन आए हैं उनके बारे में अंतिम निर्णय ले रहे हैं।
सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल की बैनुल-अक़वामी जांच कराने का ऐलान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा एग्ने कलिमा के जरिए ये खुसूसी जांच कराई जाएगी। मावराए अदालत कत्ल फौरी या इम्तियाजी फैसलों से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा ने मीडिया को बताया कि वो आइंदा हफ्ते तुर्की जाएंगी, जहां वो सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले की आज़ादाना बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी की सरबराही करेंगी। कलिमा ने कहा कि वो उनकी हलाकत की जिम्मेदार मुल्कों और मुलविस अफराद की नौइयत और हालात को मद्देनजर रखकर जुर्म के सरजद होने का जायजा लेंगी। इससे कबल जुमेरात के रोज तुर्क वजीर खारजा मौलूद चावुशओगलू ने कहा था कि अब बैनुल-अक़वामी तफ्तीश का वक्त आ गया है, जिसका इंतजाम करने के लिए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अहकाम जारी किए थे। खाशोगी वॉशिंगटन पोस्ट के एक कॉलम नवीस और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाकिद थे, जिन्हें मुबैना तौर पर 2 अक्टूबर को इस्तांबुल के कौंसिल खाने में सऊदी एजेंटों ने हलाक कर दिया था और उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए थे, और तब से लेकर अब तक ये मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर तनकीदों की जद में रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि इस मामले में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। ताहम अमरीका में अपोजिशन लीडरों ने सलमान को क्लीन चिट देने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की तनकीद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत नाकाम हो जाती है तो उनका मुल्क शाम के शुमाल मशरिक में तन्हा एक महफूज जोन का कयाम अमल में लाएगा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की हमेशा के लिए इंतजार नहीं करेगा। वाज़ेह है कि तुर्की दरियाए फरात के मशरिक में 20 मील गहरा महफूज जोन कायम करना चाहता है और इसके लिए वो अमेरिका से माली मदद चाहता है। एर्दोगान ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका जल्द अपना वादा पूरा करेगा। Sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen sözlerin yerine gelmesini sonsuza kadar bekleyecek de değiliz. Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle aksi takdirde biz oluşturacağız. अमेरिका में हुकूमती शटडाउन के आर्जी खात्मे के नए प्लान को सेनेट ने मुस्तरद कर दिया है। इस तरह अब सदर डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के पास बज़ाहिर इस शटडाउन को खत्म करने का कोई फॉर्मूला नहीं बचा है। अमेरिकी सीनेट ने शटडाउन खत्म करने का नया प्लान किया मुस्तरद। शटडाउन के आर्जी खात्मे के लिए ट्रंप ने की थी पेशकश। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को समझौते के लिए की थी पेशकश। ये अमेरिकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन बन चुका है। मुख्तलिफ वफाकी इदारों की बंदिश से अमेरिकी इक़्तिसादियात को शदीद नुकसान का सामना है, लेकिन हुकूमती शटडाउन के आर्जी खात्मे के लिए ट्रंप के नए प्लान को सीनेट ने मुस्तरद कर दिया है। इस तरह अब सदर डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के पास बज़ाहिर इस शटडाउन को खत्म करने का कोई फार्मूला नहीं बचा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को पेशकश की थी कि अगर वो उन्हें मैक्सिको के साथ सरहद पर दीवार की तामीर के लिए इब्तिदाई रकम फराहम कर दें तो वो वफाकी हुकूमत का जारी शटडाउन आर्जी तौर पर खत्म करने पर रजामंद हैं। सदर ट्रंप ने अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि जराइम पेशा अफराद इंसानी स्मगलरों और मनशियात के अमेरिका पर हमले को रोकने के लिए अमेरिका को मैक्सिको के साथ सरहद पर दीवार की जरूरत है। सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी पॉलिसियों के नतीजे में अमेरिका की मईशत बेहतर हुई है और रोजगार के मौके बढ़े हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद अमेरिका आना चाहती है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत किसी को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका नहीं आने देगी और जो अमेरिका आना चाहता है उसे कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। लेकिन साथ ही सदर ने खबरदार किया कि अगर कांग्रेस के साथ कोई मुनासिब समझौता ना हुआ तो उनके पास दीवार की तामीर के लिए दरकार फंड्स के हुसूल के मुतबादिल रास्ते भी मौजूद हैं। सदर का बज़ाहिर इशारा मुल्क में हंगामी हालात के निफाज की जानिब था। But I'm just honored that almost all of the Republicans voted for our bill. Our bill is the bill that we were. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।